गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फर्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। क्या है? जो किससे आती है? जो चार्जेस के मूवमेंट की वजह से आती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज। जब हम चार्ज को पढ़ेंगे, जब चार्ज रेस्ट में होगा, कि चार्ज कैसे बिहेव करता है, चार्ज कैसे अपने अराउंड फील्ड डालता है, फोर्स कैसे क्रिएट करता है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जब चार्ज रेस्ट में होगा, उसको जब स्टडी करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब जब यही चार्ज मोशन में आएगा तो वो किस में हम पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहां पे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो चार्जेस हैं बैटरी की वजह से ये मोशन में आ जाते हैं, तो इसमें क्या डेवलप होती है? करंट। वो हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? हम बोलते हैं दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब यहां पे मैटर को समझना होगा। मैटर इज एनी बॉडी इन द यूनिवर्स इज मैटर। वो किन से बना होता है? एटम्स। तो आपको पता है एटम्स में चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास दूसरा मैटर है, इसमें भी प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? तो इस प्रॉपर्टी की वजह से या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। दैट मीन्स ये मैटर की प्रॉपर्टी, जो ये मैटर है इसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये आपस में नजदीक भी आते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपल भी करते हैं। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने यहां बोला इट शोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्शन। किसकी वजह से? उस प्रॉपर्टी की वजह से जो मैटर में है, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब देखा गया जो चार्जेस हैं वो दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसका भी क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन को ई पॉजिटिव से लिख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से लिख सकते हैं, इसको ई पॉजिटिव से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है? कोलम। ऐसा यूनिट क्या है इसका? कोलम। डिनोट इसको क्यों से करते हैं चार्ज को, या कैपिटल क्यों या स्मॉल क्यों, लेकिन इसका यूनिट क्या है? कोलम। अब एक बॉडी कब पॉजिटिव बन सकती है, कब नेगेटिव बन सकती है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोशन में आते हैं, ठीक है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अगर इसने इलेक्ट्रॉन क्या किसी को दे दिया, तो इसमें बनता है पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनती है पॉजिटिव चार्जड बॉडी। अब दूसरी तरह ये जो नेगेटिव चार्ज इस बॉडी को दिए, तो इसमें बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बनते हैं नेगेटिव चार्जड बॉडी। ये बनती है पॉजिटिव चार्जड बॉडी, ये बनती है नेगेटिव चार्जड बॉडी। जब एक बॉडी लॉस करती है इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। जब दूसरी बॉडी गेन करती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो नेगेटिव चार्जड बॉडी बन जाती है। अब हमारे पास है कूलम्स लॉ। हमने बोला कि जब भी हमारे पास चार्ज है, वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट होता है। अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन से कि इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच दे शो अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। तो कोलम ने यही बोला कि अगर दो सेम चार्जड बॉडी आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो इनके दरमियान फोर्स होगा। तो कितना फोर्स होगा? तो वो हमने किसने दिया? वो कोलम ने दिया। कोलम ने बोला अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके दरमियान अगर डिस्टेंस R है, तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे? तो उसने बोला फोर्स होगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। जितने जितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, जितना Q1 Q2 ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। जितने चार्जेस दूर होंगे, जितना R ज्यादा होगा, तो फोर्सेस क्या होंगे? फोर्सेस कम है। मान लो ये नजदीक है, अब मैंने दूर रखा है इनको, तो इनके दरमियान फोर्स क्या होगा? उनके दरमियान फोर्स होगा कम। तो यही कॉलम ने ये वाली इक्वेशन दी है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये बैलेंस करने के लिए होता है।
नेक्स्ट इज कोलम, एक कोलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, हमारे पास एक इक्वेशन जो हम बाद में देखेंगे, एक कोलम में इतने, हमें पता है क्यू जो होता है इज इक्वल टू एन ई। ठीक, अब हमें एन ढूंढना है, एन इज इक्वल टू क्यू कितना होता है, एक कॉलम में हमें ढूंढना है, इसको 1 लिखेंगे, ईच चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, तो यहां से हमें किसका वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां से हम ये देख सकते हैं, आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं एक कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। लेट अस मूव ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अभी हमने बोला चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने पॉजिटिव रखा सेम चार्जेस, तो ये क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा तो ये क्या करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल। अगर मैंने पॉजिटिव अपोजिट चार्ज रखे, पॉजिटिव नेगेटिव रखा, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो उनके दरमियान फोर्स किसने दिया, कोलम ने दिया। दूसरी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो चार्ज है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। देखो, अब मान लो ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इस पे चार्ज मान लो 5 कॉलम है, इस पे 3 कॉलम है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 8 कॉलम चार्ज हुआ। ओके, अब मैंने इनको क्या किया, मैंने फ्रिक्शन कराया, इनको आपस में रब कराया एक दूसरे के साथ, तो अब क्या हुआ, अब इसका 4 कॉलम आ गया और इसका भी 4 कॉलम आया, टोटल कितना आया, 8 कॉलम। फ्रिक्शन से पहले भी चार्ज वही रहा, उसके बाद भी चार्ज रहा। क्या इसने चार्ज लॉस किया, नहीं। क्या इसने इसको बाहर से इसको दिया, नहीं। दैट मीन्स आपस में इसने क्या किया, ट्रांसफर किया। दैट मीन्स बिफोर चार्ज सेम रहा, आफ्टर फ्रिक्शन चार्ज सेम रहा, उसको कहते हैं कंजर्व। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नेक्स्ट इज एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव होता है, मान लो हमारे पास बॉडी है, ये छोटे छोटे बॉडीज की बनी होते हैं, इस पे 1 कॉलम है, इस पे 3 कॉलम है, इस पे मान लो 4 कॉलम है, ये बोलता है एडिटिव। जो इसका टोटल चार्ज होगा बॉडी का, वो होगा कितना, सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, दैट इज 1 + 4 + 3, तो कितना हुआ, टोटल बॉडी 8 कॉलम का होगा। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज टेकन एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ± NE। इसका मतलब क्या हो, देखो, क्यों इज चार्ज, n is number, integral multiple, E is charge of either electron or proton. If this is +E, then this is proton. If this is -E, this is electron. ये कहता है कि अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज दूं, या तो मैं इसको कंप्लीटली 3 चार्ज दे सकता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, या तो मैं कंप्लीट इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। मैं इसको 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मैं इसको डेसिमल नंबर में नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हम चार्ज को ब्रेक नहीं कर सकते। इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मैंने इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे, तो मैं 3.2 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता हूं। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड इंटीग्रल मल्टीपल, या तो 3 देना, या 4 देना, या 2 देना, या 5 देना, या 6 देना, और n कैन टेक वैल्यूज 1 2 3 4 इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीप्लायर। नेक्स्ट इज इट इज इनवेरेंट। इनवेरेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरेंट। देखो, हमने बोला कि अगर चार्ज रेस्ट में है, इसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, ये फोर्स डालता है, फील्ड डालता है, ये बोलता है, और इसका चार्ज भी होगा, मान लो इसका 2 कॉलम है, ठीक है, 2 कॉलम। अगर मैंने इसी चार्ज को मूव कराया है विद सम वेलोसिटी, क्या इसका चार्ज सेम होगा कि वेरी करेगा? इनवेरेंट बोलता है कि ये सेम रहेगा, ठीक है, हमें इसके मोशन से फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज सेम रहेगा इन रेस्ट एज वेल एज इन मोशन, को कहते हैं इनवेरेंट। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा टॉपिक है वो है चार्जिंग। चार्जिंग किस तरह से हम कर सकते हैं? पहला होता है कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन होता है सिंपली एक बॉडी को दूसरे बॉडी से कंटैक्ट में लाना। देखो, ये एक बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब मैंने एक चार्जड बॉडी को लाया, एक नेगेटिवली चार्जड बॉडी को लाया, इसको मैंने इसके साथ कंटैक्ट टच कराया, तो चार्ज क्या हुआ? चार्ज इस बॉडी में फ्लो हुआ और ये नेगेटिवली चार्जड बॉडी बन गई, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, इट इज नेगेटिवली चार्जड बॉडी। ओके, तो
एक चार्ज बॉडी ने दूसरे बॉडी को चार्ज किया, उसको कहते हैं कंडक्शन बाय कनेक्शन। नेक्स्ट इज इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, दूसरे बॉडी में खुद ब खुद चार्ज आ जाना। अब देखो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी होता है जिसमें जितने इसमें पॉजिटिव होते हैं उसमें होते हैं नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। अब मैंने एक बॉडी लाया, मान लो ये नेगेटिवली चार्जड बॉडी है, इसको मैंने इस बॉडी के नज़दीक रखा, मैंने टच नहीं करा, बस नज़दीक रखा। इसकी वजह से क्या हुआ, इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आए लेफ्ट वाले फेस पे, और राइट वाले फेस पे क्या आए, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिस तरह इस बॉडी में मैंने दिखाया, इस वाले फेस पे पॉजिटिव आए, इस पे नेगेटिव आए। अब इन नेगेटिव चार्ज को मैंने ड्रेन कराया विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड, तो अब ये जो बॉडी बचती है ये क्या बचती है, पॉजिटिवली चार्जड बॉडी। ठीक है, क्या मैंने इसको इससे टच कराया, नहीं, इसमें खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज आया। अगर मुझे इसी बॉडी को नेगेटिव चार्जड बनाना हो तो मैं यहाँ पे कौन सी बॉडी से इसको इंड्यूस कराऊंगा, पॉजिटिवली चार्जड बॉडी। जब मैं पॉजिटिवली चार्जड बॉडी लाऊं तो यहाँ से नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव को ड्रेन कराएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव बच जाएगा। ओके, ठीक है। इंडक्शन का मतलब होता है चार्ज इंड्यूस होना विदाउट एनी कंटैक्ट, कंडक्शन होता है विद कंटैक्ट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, ये तो आपको जानते ही हो कि फ्रिक्शन की वजह से दो बॉडी में चार्ज आ जाते हैं। जैसे आप डेली लाइफ में देखते हो, आप पेन को हेयर के साथ जब रब करते हो तो उसमें आप देखते हो कि बाद में पेन उनको पेपर पीस को अट्रैक्ट करता है। मान लो ये गिलास रॉड है, ये सिलिक है, हम इस पे भी न्यूट्रल चार्ज हैं, जितने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन, इस पे भी इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने इसको रब करा एक दूसरे के साथ, तो इसकी प्रॉपर्टी की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो अगर हम इस बॉडी को किसी नेगेटिवली चार्जड बॉडी के नजदीक लाएंगे इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको किसी पॉजिटिव चार्जेस के नजदीक लाएंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, आई होप ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ आई हैं। लेट्स मूव ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस। ये बोलता है कि तीन तरह के सबस्टेंस होते हैं जो कंडक्टिविटी पे जो अपनी कंडक्टिविटी दिखाते हैं। एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करती है, नो फ्लो ऑफ करंट। इसकी क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट जो होती है इलेक्ट्रॉन्स वो हाई होती है। कंडक्टर क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट इजीली। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है जिसमें करंट इजीली फ्लो करेगी, दैट मीन उस टाइम रेजिस्टेंस कम होगी, दैट मीन जो रुकावट आएगी इलेक्ट्रॉन्स को तो वो बहुत कम होगी। दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होते हैं। ठीक है, कभी वो इंसुलेटर बिहेव करते हैं, कभी वो कंडक्टर बिहेव करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन चार्ज का चलना टाइम के साथ साथ उसी को करंट कहते हैं। मान लो ये पहले कंडक्टर था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको बैटरी यहां से ज्वाइन की, यहां से बैटरी ज्वाइन की तो ये यहां पे नेगेटिव आ गया, तो ये यहां से पॉजिटिव। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करा, तो यहां से इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। ठीक है, तो इनकी मूवमेंट से क्या हुआ, एक करंट जनरेट हो गई, किसमें, करंट जनरेट हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब देखो क्या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। अब देखो यहां पे बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करंट को नाम रखा गया कन्वेंशनल करंट। क्या रखा गया नाम, कन्वेंशनल करंट। देखो वो क्या था, उन्होंने बोला कि करंट जो फ्लो होती है वो होती है कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ उसको देखा गया ये तो मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इन्होंने बोला जो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसको हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो वो कहां से है, तो वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अब आप सिंपली याद रखो, जब भी हम डायरेक्शन ऑफ करंट एक सर्किट में दिखाएंगे हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं। एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे आप यहां पे देख रहे हो। ठीक, कन्वेंशनल करंट दिखा रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके,
इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। इसका दूसरा नाम है, देखो चार्ज का क्या है? कूलम। टाइम का क्या है? सेकंड। इसी कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर भी है। ठीक है, कभी यूनिट आता है कूलम बाय सेकंड तो आप घबराना नहीं। अब हमारे पास कुछ लोअर टर्म्स है। एक मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर होता है किसके बराबर? 10⁻⁶ एम्पियर। इसी तरह एक माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁶ कूलम। अगर चार्जेस के दरमियान हमें देखना होगा तो ये इसके बराबर होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। हम बोलते हैं इसकी डायरेक्शन भी है, तो स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ? डायरेक्शन है इसकी, याद रखना, इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर लॉस को होल्ड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल ये करंट है, इसमें 2 एम्पियर की, यहां से 3 एम्पियर की, तो टोटल कितनी हुई? 5 एम्पियर की। ठीक, तो यहां पे एंगल 90 है। अगर हम एंगल को चेंज करेंगे हमें फिर भी वही करंट निकलेगी। ठीक है, अगर ये 3 कॉलम है, अब मैं इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन में 2 कॉलम, तो यहां से कितना बचेगा? 1 कॉलम। दैट मीन्स डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर लॉस को होल्ड नहीं करता है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम बोलते हैं कब एक सर्किट में 1 एम्पियर की करंट होगी? कब हम कहेंगे एक सर्किट में 1 एम्पियर की करंट होगी? हाँ, सिंपली हम बोलेंगे जब एक सर्किट में, जब एक कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा। कितना? 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। जब 1 सेकंड में जस्ट टिप, तो उसमें कितना होना चाहिए? 1 कूलम चार्ज फ्लो होना चाहिए। दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड, उसको कहते हैं 1 एम्पियर। ओके, अब ये देखना कि कन्वेंशनल करंट कहां से होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होते हैं दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कहां से होते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट इज एमीटर। क्या होता है? एमीटर इज सिंपली एक डिवाइस जो मेजर करता है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, ये किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। इसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज होता है इस कंडक्टर को यहां पे जोड़ना एमीटर, या इस साइड से जोड़ना एमीटर। पैरेलल होता है जब मैं इसको यहां पे जोड़ता हूं। ठीक, उसको पैरेलल कहते हैं। तो सीरीज में क्यों कनेक्ट करेंगे? ताकि जो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी वो एमीटर से पास होगी, एक सर्किट कंप्लीट होगा, तो इसमें कंप्लीट करंट हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, और इसकी लो रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए। अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो ये करंट को रोक लेगा। जब करंट को रोक लेगा तो इसमें हमें एक्चुअल करंट नहीं दिखाई देगी, इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस लो होती है। नेक्स्ट इज गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर इसी तरह सेम डिवाइस है लेकिन ये स्मॉल करंट को मेजर करता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन इसको दिखाता है। ओके, अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस को, जो अभी तक हमने पढ़ा है इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट इज ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉज करंट 0.5 एम्पियर। एक लैंप में कितनी करंट चलती है? 0.5 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? तो टाइम है कितना? 2 आवर्स का। तो हमें क्या देखना है? कैलकुलेट द चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। हमें क्या देखना है? क्यू निकालना है। ओके, हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो निकालना है क्या है? क्यू। तो क्यू निकलेगा किसके बराबर? I इंटू टी। ठीक है, तो I के बदले वैल्यू क्या है? 0.5 इंटू 2 आवर्स। 2 को हम सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया मिनट्स में, फिर से 60 में कन्वर्ट करते हैं, बन गया सेकंड्स। ठीक है, तो कितना हुआ? 0.5, तो इसको हम 5/10 लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, इंटू 2 या इंटू 60, या सिंपली मैं लिख सकता हूं इट इज 72 100। 0 कैंसिल, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है 3600 कूलम। ठीक है, तो इसका चार्ज कितना निकलता है? इतना कूलम। ओके ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक सोर्स सप्लाइज चार्ज 500 कूलम। ये बोलता है कि एक सोर्स की वजह से चार्ज सर्किट में आता है कितना? Q इज इक्वल टू 500 कूलम। तो इस चार्ज के फ्लो की वजह से करंट कितनी आती है? ये बोलता है करंट आती है 25 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को कन्वर्ट करो तो ये बनेगा 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर।
ओके तो निकालना क्या है, फाइंड टाइम। ये बोलते हैं टाइम दिखाओ हमें कितना लगेगा इसको इतने चार्ज फ्लो होने में। हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, तो T इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लाया तो ये बनेगा क्यू बाई आई। तो क्यू के बदले 500 कूलम, तो इसके बदले आएगा I के बदले 25 इंटू 10 इज पावर -3, तो ये बनेगा 500 डिवाइड बाई 25। डिनोमीटर में -3 है तो न्यूमीटर में पॉजिटिव बन जाएगा 10 पावर 3। ओके 25 1 जार 25 20 जार, तो ये बनेगा 20 इंटू दिस, ये बनेगा 20,000, ठीक है, तो एम्पियर। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A current of 1 ampere is drawn in the filament of electric bulb in 20 minutes। एक फिलामेंट में कितनी करंट चलती है, 1 एम्पियर की। टाइम कितना है, 20 मिनट्स का। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो, ये बनेगा 20 इंटू 60, कितने सेकंड्स का बनेगा, 1200 सेकंड्स। ओके हमें निकालना क्या है, ये बोलता है कि चार्ज बताओ कितना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सेम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, तो T किसके बराबर निकलेगा, सॉरी Q किसके बराबर निकलेगा, Q तो निकालना है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I के बदले क्या आएगा, 1 एम्पियर, टाइम 1200 सेकंड्स, तो ये कितना आएगा 1200 एम्पियर। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए, सारे 2002 इसमें 2024 में आए थे, 2024 CBSE में आए थे, ठीक है। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट टर्म। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिंपली अमाउंट ऑफ वर्क डन। व्हाट इज दिस? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज। देखो मान लो अब हमारे पास कोई चार्ज है, हमें पता है ये अपने अराउंड एक फील्ड डालता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे विद इन द फील्ड कितना पोटेंशियल है। ये हम देखते हैं कि हम यहाँ से दूर एक इन्फिनिटी पे कोई चार्ज होता है, मान लो क्यों स्मॉल चार्ज होता है, इसको यहाँ तक यहाँ लाने में हमने कितना वर्क डन किया, ठीक है, किसको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हमने इसको यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में कितना काम किया, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पे। ओके तो अगर मैं इसको थोड़ा और नजदीक लाऊंगा तो यहां पे वही पोटेंशियल होगा। तो मैं इसको किसके अगेंस्ट ला रहा हूं, तो मैं इसको किसी फोर्स के अगेंस्ट जब लाऊंगा तो मैं वर्क करूंगा, उसी वर्क को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पे मैंने लिखा है V इज इक्वल टू W बाई Q। जब हम एक स्मॉल चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाते हैं तो हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, उस काम करने को जो हम ये टेस्ट चार्ज लाते हैं उसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। देखो W का क्या होता है, वर्क डन का जूल, और चार्ज का कूलम। जूल कूलम का दूसरा नाम है क्या, वोल्ट भी, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका यूनिट दूसरा नाम लिखा जूल कूलम। सेम ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होते हैं, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। कब हम कहेंगे 1 वोल्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है 1 वोल्ट, हम बोलते हैं कि जब हमने वर्क डन कितनी की, 1 जूल वर्क, किसको मूव करने में, 1 कूलम चार्ज को हमने मूव करने में कितना वर्क किया, 1 जूल वर्क, ठीक है, तब हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया कितना, 1 वोल्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। ओके अब हमारे पास और 2 टर्म्स हैं, व्हाट इज वोल्ट मीटर, व्हाट इज वोल्ट मीटर। जिस तरह एमीटर एक डिवाइस था उसी तरह वोल्ट मीटर भी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। ये हमेशा पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो जब हमने इसके अराउंड एक बैटरी ऐड की तो हम इसके अक्रॉस इस वोल्ट मीटर को लगाते हैं जो पैरेलल होता है। अगर यहाँ पे लगाता है इसको सीरीज में कहते हैं, ठीक है, जब कंडक्टर के अक्रॉस में इसको पैरेलल कहते हैं, ठीक है, ताकि जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल क्रिएट होता है, ये हायर पोटेंशियल है पॉजिटिव टर्मिनल, ये लोअर पोटेंशियल है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो इसके दरमियान जो पोटेंशियल क्रिएट होता है ये सारा पोटेंशियल इसमें मेजर
करे, इसीलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और ये हाई रेजिस्टिव होता है। हाई रेजिस्टिव क्यों होता है? ताकि अगर यहाँ से करंट फ्लो हो, उस रेजिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो ना हो, वो सारी करंट कहाँ से चलनी चाहिए? इस कंडक्टर में चलनी चाहिए, इसीलिए ये हाई रेजिस्टेंस का होता है। ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब हम दो पॉइंट्स की तरह, मान लो विद इन द फील्ड, अगर मैंने एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक मूव कराया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होती है। यहाँ पे पोटेंशियल V1 था, यहाँ पे V2 था, तो मैं लिखूंगा V2 माइनस V1, तो फिर भी वो V ही आएगा। तो वो सेम होता है कि यहाँ से मैंने यहाँ तक कितना वर्क किया इस चार्ज को मूव करने की, सेम यही डेफिनेशन है, V इज इक्वल टू W/Q। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम इन्फिनिटी से चार्ज लाते हैं विद इन फील्ड, यहाँ हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द पोटेंशियल। ये बोलता है हाउ मच वर्क इज डन, कि आपने कितना वर्क किया है इन मूविंग ए चार्ज 4 कॉलम। हमने चार्ज को कितने चार्ज को मूव कराया? 4 कॉलम बिटवीन द 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 24। V कितना है? 24 वोल्ट। हमें पता है V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो W निकालना है, W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो V कितना है? 24, Q कितना है? 4, 4 4 16, 4 2 8 9, तो इट इज 960 वर्क इज जूल। ओके, तो वर्क डन को हम मेजर करते हैं किसमें? जूल में। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओहम्स लॉ। व्हाट इज ओहम्स लॉ? ये हमें रिलेशन देता है, V क्या होता है? पोटेंशियल, और I क्या होता है? करंट, और R हम रेजिस्टेंस देखेंगे, वो हम अभी देखेंगे, फिलहाल आप देखो रेजिस्टेंस। ये सिंपली हमें देता है किसके दरमियान रिलेशन? पोटेंशियल एंड करंट के दरमियान। ठीक, ये बोलता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, एक नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, ये बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट को। दैट मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है? जितना मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, जब मैंने बैटरी का बढ़ाया तो पोटेंशियल इसके और इसके पॉइंट्स के दरमियान बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है। ये पॉजिटिव होता है हायर पोटेंशियल, तो ये होता है लोअर पोटेंशियल। ओके, तो ये बोलता है कि जितना मैं बैटरी का सोर्स बढ़ाऊंगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट ओहम्स लॉ यही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमें पता है डिफरेंट ये कंडक्टर हैं, ठीक है, कंडक्टर की एक रेजिस्टेंस होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को चलने में रुकावट क्रिएट करता है। अब डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट नेचर होगा, तो यहाँ पे हम लगाते हैं R को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR, क्योंकि मान लो ये कॉपर का मटेरियल है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अलग होगी, तो रुकावट भी अलग होगी। मान लो ये दूसरे मटेरियल का कंडक्टर है, ये कॉपर का है, उसी तरह ये सिल्वर का है, तो हर किसी का डिफरेंट R होगा, डिफरेंट नेचर होगा, तो इसीलिए हम ये R यूज करते हैं। तो इसके लिए V इज इक्वल टू IR, R इसके हिसाब से क्या होगा? रेजिस्टेंस, तो इसका भी V इज इक्वल टू IR, इसके हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ओके, सिंपली जितना मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, जितना मैं बैटरी सोर्स बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो करंट इसमें से बढ़ जाएगी, उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे है ओहमिक मटेरियल। ओहमिक मटेरियल होता है जो सिंपल ओहम्स लॉ को होल्ड करता है। मान लो मैंने यहाँ पे V रखा और यहाँ पे I रखा, जितना मैं V बढ़ाऊंगा I भी बढ़ता जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इसको कहते हैं ओहमिक ग्राफ। मैंने यहाँ पे V मान लो 1 वोल्ट बढ़ाया तो करंट 1 एम्पियर, तो मैंने 2 बढ़ाया तो यहाँ से 2 एम्पियर, 3 बढ़ाया तो 3 एम्पियर। ठीक है, इसको कहते हैं ओहमिक। तो कौन कौन दिखाते हैं ओहमिक नेचर? सिल्वर होगा, कॉपर होगा, तो ये ओहमिक नेचर दिखाते हैं, ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उसी को कहते हैं ओहमिक नेचर। नॉन ओहमिक होता है, मान लो ये V है और ये I है। ओके, जब मैंने इसको हल्का सा पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट ज़्यादा बढ़ती है, अब मैंने थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट और ज़्यादा बढ़ती है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाने से करंट ज़्यादा वेरी करती है। दैट मीन्स नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट होगा। तो हमारे पास LED हैं, डायोड हैं, ट्रांजिस्टर हैं, जो आजकल की टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, वो नॉन ओहमिक होते हैं। थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाने से हमारी करंट एब्रप्टली बढ़ जाती है। ये ग्राफ क्या होता है?
ओम में लीनियर ग्राफ होता है, लीनियर होता है स्ट्रेट ग्राफ, इसमें कर्व्ड ग्राफ होता है, इसमें क्या होता है ऐसे कर्व्ड ग्राफ। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास है टर्म रेजिस्टेंस। अभी मैंने बोला कि अगर हमारे पास कंडक्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, बैटरी कनेक्ट की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे, जिसको हम करंट बोलते हैं। ओके, अब देखो, अब जो ये इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में फ्रिक्शन करेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ये आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो ये अपने आप को धीमा करेंगे। ठीक है, जब ये रेजिस्ट कर रहे हैं, चलना तो इसको तेज था, आपस में टकराने की वजह से ये थोड़ा धीमा धीमा चलने लगे, उसी को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो उनकी जो चलने में रुकावट आए उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट तो चल रही थी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये टकराने लगे तो इनकी मूवमेंट में रुकावट आई, उसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, होता है ना कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें चल जाती है तो करंट बढ़ जाती है, तो उसमें क्या हो, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। करंट बढ़ जाएगी तो इनकी मोशन भी बढ़ जाएगी। किनकी, तो इनकी मोशन भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन भी बढ़ जाएगी। जब मोशन बढ़ जाएगी तो इनकी फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ओके, इसका यूनिट है ओम। क्या है, ओम। इसको हम ओम में मेजर करते हैं। ओके, और दूसरा नाम है वोल्ट एम्पियर। देखो, अभी हमने बोला V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, अभी मैंने बोला ये जो R है ये बोलता है कि मटेरियल कैसा है, उसी तरह मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक, तो V क्या है, V इज वोल्ट, I इज एम्पियर। ठीक है, इसको वोल्ट बाई एम्पियर भी लिख सकते हैं। ओम का दूसरा नाम है यहाँ पे वोल्ट बाई एम्पियर। नेक्स्ट इज कब हम बोलेंगे इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है, इस सर्किट की रेजिस्टेंस 1 ओम है। हम बोलेंगे जब मैंने यहाँ से 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया, 1 वोल्ट पोटेंशियल बैटरी का अप्लाई किया, और इसमें करंट दौड़ी कितनी, इसमें करंट दौड़ी 1 एम्पियर की। कितनी, 1 एम्पियर की। तब हम बोलेंगे इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, वो 1 ओम की है। ओके, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द करंट एंड 1 एम्पियर इज करंट, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। अब देखो, मैंने ये जो R लिखा, इसको हम स्लोप भी कहते हैं। देखो, ये V है, ये I है। ठीक है, तो जब मैंने ग्राफ डाला, V बाई I को हम स्लोप कहते हैं। जितना मैं V बढ़ाऊंगा I भी बढ़ता है, तो इसका एक स्लोप बन जाता है। ठीक, इसका क्या बनता है, एक स्लोप बनता है। समझ आ रहा है? तो दैट मीन्स जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितना स्लोप कम होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। समझ आ रहा है? देखो, जब वोल्टेज ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक, उसी तरह जब मैंने वोल्टेज अप्लाई किया तो स्लोप ऊपर चला गया। स्लोप मतलब इसकी चढ़ाई है ना, अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो तेज चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है इसकी। ठीक है, अब मैंने कम किया, स्लोप धीमा धीमा हो गया, तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस। ओके, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। जब भी आपको कभी रेजिस्टेंस आपको ग्राफ देंगे V बाय आपको बोलेंगे कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। आप मुझे एक क्वेश्चन में बताता हूं, आप मुझे बताओ इनमें से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये V है, ये I है। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, किसकी ज्यादा है, तो R1 की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी किससे, R2 से, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। V बाय I ग्राफ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आता है, यहां से वो V डालते हैं, यहां से वो मान लो V रखते हैं, यहां से I रखते हैं, ये R1 है, ये R2 है। अब कौन होगा, जो V के साइड स्लोप रखता है, जो V के साइड स्लोप रखता है, तो अभी भी R1 ज्यादा है R2 से। V की तरफ जिसका स्लोप ज्यादा है उसी को हम ज्यादा रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हमारे पास है रजिस्टर। क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक सिंपली डिवाइस होता है
जो रेजिस्ट करता है किसको, करंट को। इसका सिंबल ऐसे है, ये रेजिस्टर है, ठीक है। एक्चुअल लाइफ में डिफरेंट होते हैं, एक्चुअल लाइफ में कुछ ऐसे होते हैं, ये वो आप कहीं पे भी देख सकते हो, लेकिन इसको सिंबल हम ऐसे बनाते हैं। इट इज ए डिवाइस टू रजिस्टर्ड करंट। अब हमारे पास है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। ये बोलता है इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्टर द फ्लो ऑफ करंट, कि एक मटेरियल की कैसी एबिलिटी है, क्योंकि मैंने बोला कि मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और उसी तरह उसी एबिलिटी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रो से, ठीक है। तो उसका यूनिट है ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर, ठीक है। हम अभी देखेंगे ओम मीटर कैसा आएगा, फिलहाल आप यहां रखो याद ओम मीटर। रेजिस्टेंस का है ओम और इसका है ओम मीटर। देखो मेटल्स की है, जो मेटल्स हैं उनकी लो रेजिस्टिविटी है, वो करंट को ज्यादा नहीं रोकते हैं। कितना है, 10⁻⁸ to 10⁻⁶। उसमें सिल्वर आता है और टंगस्टन आता है। दैट मीन्स इनमें करंट इजीली पास होती है, इनकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है। उसी तरह इंसुलेटर्स की क्या है, हाई रेजिस्टेंस होते हैं। कितना होता है, 10⁻12 to 10⁻17। दैट मीन्स 1 को 12 0 लगा लो तो उतनी इसकी रेजिस्टेंस होती है। किनको, इंसुलेटर्स को। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें बताना है कि ये जो रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमने अभी देखा कि हमारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, ठीक है। इस जो ये इसका मुंह है, इसको एरिया कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और मान लो ये कॉपर का बना है, इसका नेचर अलग होगा, इस दैट मींस इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। उसी तरह सिल्वर का अलग होगा, उसको अलग रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये बोलता है जितनी लेंथ ज्यादा होगी, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ओके, दूसरा बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। थर्ड, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जितना रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू रो L बाई ए। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। L ज्यादा है, R ज्यादा है, L कम है, R ज्यादा है, क्योंकि इनवर्स है ना डिवाइड, तो रो है। इसको हम कांस्टेंट भी कभी कभी बोलते हैं। देखो अब हम यहां से R का यूनिट निकाल सकते हैं या रो का निकाल सकते हैं। तो क्या हम इस इक्वेशन को याद रखना, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मींस जो वायर का ऊपर वाला टॉप वाला मुंह होता है ना, उसी को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक। और रो क्या है, रो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल। साथ साथ टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो इक्वेशन में हम यूज नहीं करते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वैसे ही वेरी हो जाएगी। यहां से हम रो निकाल सकते हैं। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो इसको यहां से लाओ R A बाई L, ठीक है। जरा यूनिट लगाओ, देखो R का क्या है, ओम। A क्या है, एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या है, मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो ये बनेगा ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम, इसको ओम बोलते हैं, ठीक है, ओम मीटर। ओके, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग। अब हम थोड़ा इन पे से क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। हमें रेजिस्टेंस ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, रेजिस्टेंस ढूंढनी है। लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास 2 मीटर है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1.0 इंटू 10⁻⁻, ये -6 है मीटर स्क्वायर, ओके। और रेजिस्टिविटी कितनी है, रो हमारे पास कितना है, 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो हमें पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो कितना आएगा, रो को मैं लिखूंगा 2.8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L के बदले 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये बनेगा 2.8 इंटू 2 में यहाँ पे रखूंगा इंटू 10⁻⁻8, जब मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊंगा ये बनेगा +6, ठीक है। -8 + 6 इज 10⁻², 10⁻²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे
5.6 into 10 is power minus 2 ohm. 10 is power minus 2 ohm. This is the resistance of wire having the resistivity 2.8 in 10 to the power minus 8. Next is find the length of wire. Sorry, the length of wire is doubled. ये बोलता है कि पहले हमारी लेंथ इतनी थी, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ, अब इसको डबल कर दिया गया, ठीक, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हॉलवर्ड, और इसका एरिया कम कर दिया गया, इसकी लेंथ डबल की गई, जो एरिया है वो कम कर दिया गया, ठीक है। पहले इसका एरिया ए था, लेंथ एल थी, अब इसकी लेंथ क्या है 2l, और एरिया कितना है a/2। तो मटेरियल वही है, इसकी रेजिस्टिविटी रो होगी, दोनों में रो होगी, मटेरियल वही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस r है, तो यहाँ पे बताना है r डैश कितना होगा। तो अगर हम पहले केस में देखेंगे, हमें पता है r इज इक्वल टू रो l बाई ए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। नाउ इन दिस, तो लेंथ कितनी है, तो r डैश में लिख सकता हूं, रो l के बदले में क्या लिखूं, l के बदले 2l और a के बदले a/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं रो 2l और a/2 को बनेगा क्या 2/a, तो ये बनेगा क्या 4 रो l/a। तो यहां से मैं निकालूंगा इसका r, 4 वहीं पे रखूंगा, रो l/a के बदले r रखूंगा, तो ये बनेगा 4r। तो हमारा जो नई रेजिस्टेंस है इसकी r डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स r। ओके, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2021 में आया था, क्वेश्चन नंबर 7। ए वायर ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ l, तो ये बोलता है इसकी लेंथ क्या है l, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है a, और रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम, ठीक है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, दैट मीन्स पहले भी रेजिस्टिविटी रो होगी, बाद में भी रो, लेकिन लेंथ को l/2 किया, एरिया को 2a कर दिया। अब लेंथ कितनी है l/2, एरिया कितना है 2a, ठीक है। r डैश जो होगा नया वो ढूंढना है, और रो सेम है। तो पहले केस में हमारे पास r इज इक्वल टू रो l/a, ठीक है। तो ये किसके बराबर है 4 के बराबर है ना, r 4 के बराबर, समझ आया। तो ये आपको ऐसे निकलेगा, रो l/a निकलेगा 4 के बराबर। नाउ अगर हम दूसरे कंडक्टर को हम देखेंगे जिसके डायमेंशन चेंज हो गए, तो हमारे पास r डैश होगा, तो रो l के बदले में क्या लिखूं l/2, तो a के बदले क्या लिखूं 2a, तो ये नहीं रो l/2 इंटू 1/2a, तो ये निकलेगा 1/4 रो l/a, ठीक। आपको पता है ये किसके बराबर है r के बराबर, ठीक है। तो इसके बाद मैं लिखूंगा 1/4 r, 1/4 r, ठीक। या इसके बाद में सीधे में यहां पे इसका वैल्यू कितना है 4, इसका वैल्यू है यहां पे मैंने लिखा है, इसका वैल्यू 4 है, 4 कैंसिल, तो मेरे पास r डैश कितना निकला 1 ओम का। तो नए में जिसको मैंने डायमेंशंस क्या कर दिए, लेंथ हाफ कर दी, और एरिया क्या कर दिया, एरिया डबल कर दिया, लेंथ को मैंने हाफ कर दिया, एरिया डबल, तब मैंने नई रेजिस्टेंस क्या निकाली 1 ओम की। समझ आया। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर था, इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी 4, इसकी लेंथ l थी, इसका एरिया a था, उसकी रेजिस्टेंस a थी। अब मैंने इसको लेंथ को क्या किया, लेंथ को डबल किया, सॉरी लेंथ को हाफ किया। जब मैंने लेंथ को हाफ किया तो ये बन गई l/2, ये बन गया 2a, रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका r डैश निकालना है, तो मैंने यहां से निकाला। पहले मैंने 4 निकाला, तो इसमें अब सबस्टिट्यूट किया, तो r डैश 1 ओम का निकाला। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2024 में आया था। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेट टू बी 1 वोल्ट। कब हम कहेंगे 1 वोल्ट, तो पहले का हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम बोलेंगे 1 वोल्ट तब होगा जब हम वर्क डन 1 जूल करेंगे और 1 कूलम को मूव करने में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट है ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.2, तो डायमीटर कितना है 0.2 mm, ठीक है।
इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो ये बनेगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। mm को कन्वर्ट किया इसमें, ठीक, तो यहाँ पे है -3, तो कितना बनेगा 2 इंटू 10⁻⁴। इस डेसिमल को मैंने कैंसिल कर दिया, ये बनेगा 2.4 मीटर। ठीक है, जब d निकला ये, तो एरिया कितना निकलेगा, तो एरिया किसके बराबर होगा, क्योंकि ये तो कंडक्टर ऐसे होगा, एरिया हमें इसका निकालना है ना a, तो ये एक सर्कल है तो πr², तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू πr², लेकिन हमें r किसके बराबर है d/2, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है, तो मैं पाई लिख सकता हूँ d/2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा पाई, d कितना है, तो पाई के बदले में वैल्यू दूंगा डायरेक्ट, एक स्टेप बच जाएगा, 22/7 इंटू d² दैट इज 2 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ओके, तो ये बनेगा यहां पे कितना 22/7 इंटू, देखो 4 कैंसिल क्योंकि इसका स्क्वायर है यहां पे, तो 2 to 4, और इसका 4 इंटू 2 हो गया 10⁻⁸। ठीक, रो कितना है 1.6, ठीक, और रेजिस्टेंस कितनी है 14 ओम। तो अब हमारे पास है, हमें पता है R इज इक्वल टू ρl/a। ठीक है, तो निकालना क्या है लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, तो L निकालना है, तो L एक निकलेगा RA/ρ, तो L यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R कितना निकलेगा, हमारे पास 14 है, A कितना है, A हमारे पास 22/7 इंटू 10⁻⁸ है, और डिवाइड बाय रो कितना है, तो हमें पता है रो कितना है 1/1.6 इंटू 10⁻⁸। 10⁻⁸ कैंसिल, 10⁻⁸, 7 1 7 2 जार। ठीक है, तो यहां से निकला ये क्या 22 इंटू 2 हो गया 44 डिवाइड बाय 1.6, जब आप इसको डिवाइड करोगे ये निकलेगा 27.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, इस पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान लो, कभी D गिवन होता है, कभी R गिवन होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होता है, हाँ? तो आप आराम से निकाल सकते हो इसको, समझ आया? ओके, अब हमारे पास है रेजिस्टर्स, अगर हम सीरीज में रखेंगे पैरेलल में रखेंगे तो क्या होगा, पहला है रेजिस्टर्स इन सीरीज, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर होंगे एंड टू एंड, देखो ये एक रेजिस्टर है सिंबल, तो यहां से मैंने इसको इस हाथ में दे दिया, इसने इसको साथ कनेक्ट किया, तो इसने इसके साथ कनेक्ट, इसको कहते हैं सीरीज, एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करना, इसको इसके साथ कनेक्ट करना, इसको इसके साथ कनेक्ट करना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं सीरीज में। इसमें क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की, इसकी वजह से करंट फ्लो चलने लगी, इसमें करंट फ्लो होने लगी, तो ये करंट इसमें भी वही होगी, इसमें भी वही होगी, इसमें भी वही होगी, तो करंट क्या रहती है, करंट तीनों में सेम रहते हैं, जैसे यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है। पोटेंशियल चेंजेस, पोटेंशियल चेंज होता है, देखो जब मैंने बैटरी की वजह से, तो इस रजिस्टर में क्या पोटेंशियल क्रिएट हुआ, क्योंकि इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्रिएट हुआ क्या V1, इसके ऐसे अक्रॉस क्या हुआ पोटेंशियल V2, और इसके इस क्रॉस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल V3। ठीक है, तो यहाँ पे करंट इंपॉर्टेंट इतना, करंट सेम पोटेंशियल वेरी। अब आपको स्टार्ट करना कहाँ से, जो मैंने यहाँ से पोटेंशियल दिया वो डिवाइड हुआ कि मैं 3 में से, तो मैंने लिखा V पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मान लो मैंने एक रजिस्टर पे देखा, मैं बोलता हूँ मेरा सर्किट इतना ही है, रेजिस्टेंस कितनी है R1, वोल्टेज कितनी है V1, करंट कितनी है I1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू IR1 लिख सकता हूँ। तो इसके अक्रॉस क्या आएगा V2 इज इक्वल टू IR2, क्योंकि करंट सेम है, इसके अक्रॉस क्या आएगा V3 इज इक्वल टू IR3। अब मैं तीनों को देखता हूं, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V, करंट कितनी है I। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस को नाम में रखता हूं RS, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू IRS, RS इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल रेजिस्टर्स। ओके,
अब हम इन सब वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। v के बदले में क्या लिखूंगा, IRS इज इक्वल टू V1 IR1 प्लस दूसरे के बदले IR2 प्लस तीसरे के बदले IR3। तो IRS I को कॉमन निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल, तो यहां से मेरी इक्वेशन निकली RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे 3 ही रजिस्टर्स थे, अगर 4 होते तो 4, अगर n होते तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। ओके, समझ आया? अब मैंने क्या किया, अब मान लो मैंने यहाँ पे सारे जो 3 के 3 रजिस्टर्स हैं वो सेम रेजिस्टेंस के हैं। यहाँ पे मान लो R1 बराबर है R2 बराबर है R3 बराबर है R, ठीक है, सबका R है। तो इस इक्वेशन में क्या बनेगा, तो हमारे पास RS निकलेगा कितना, R प्लस R प्लस R, तो ये निकलेगा कितना 3 टाइम्स R। अगर 4 रजिस्टर होंगे तो RS कितना निकलेगा 4 टाइम्स R। अगर n होंगे तो टोटल निकलेगी n टाइम्स R। तो जब भी आपको क्वेश्चन में क्या होगा, सेम रजिस्टर्स होंगे तो इक्वेशन सीधे निकलती है उसकी क्या, n टाइम्स R, वायर n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक, इसको हम बाद में क्वेश्चंस देखते हैं, पहले हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, रजिस्टर्स इन पैरेलल। क्या होता है पैरेलल, मेरे पास 3 रजिस्टर हैं R1 R2 R3। ओके, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पोटेंशियल यहाँ पे सेम रहा, यहाँ और यहाँ इसके दरमियान, ए और बी के दरमियान। ठीक, तो तीनों का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट है, दूसरा साइड दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट है। इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स व्हेन 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन कॉमन एंड्स। कॉमन एंड कौन सा है, ए, ये बी है, इसको कहते हैं पैरेलल। अब जब यहाँ से करंट आएगी तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से I1 चलेगी, यहाँ से I2 चलेगी, यहाँ से I3 चलेगी, लेकिन तीनों का पोटेंशियल सेम रहेगा बिटवीन ए एंड बी। अब मैंने बोला पोटेंशियल सेम रहता है तीनों के दरमियान, करंट चेंज होती है, क्योंकि यहाँ से जब निकलेगी फिर करंट वही आएगी। तो मैंने लिखा टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मैं एक रजिस्टर पे काम करता हूँ, किस पे, एक रजिस्टर पे काम करता हूँ। यहाँ ये पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है R1, करंट क्या है I1, ठीक है, और पोटेंशियल क्या है उसके दरमियान V। जरा ओम्स लॉ लगाओ, हमें पता है V इज इक्वल टू I1, सॉरी V इज इक्वल टू I1 R1। तो मुझे क्या यहाँ पे चाहिए I1, तो मैं यहाँ से I1 निकालूंगा V बाई R1। ठीक, तो मैं निकला I1। तो दूसरे के लिए भी मुझे क्या हो निकलेगा I2 इज इक्वल टू V बाई R2। तीसरे के लिए क्या निकलेगा I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ठीक है, इन तीनों को पुट करो यहाँ पे। अब देखो, अब मैंने अलग अलग इनको तो लिया, अब मैं अगर 3 रजिस्टर को एक साथ देखूं, इसकी टोटल रेजिस्टेंस आप मान लो R पैरेलल है, ठीक है, और करंट सेम चलती है I, क्योंकि यहाँ से करंट चलेगी, तीनों को अगर मिलाएंगे तो RP होगी। तो पोटेंशियल कितनी है V, हमें पता है V इज इक्वल टू IRP निकलेगा, तो I निकलेगा किस पर बराबर V बाई RP। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा I निकलेगा किसके बराबर V बाई RP। इनको इसमें पुट करो तो दिस इंप्लाइज V बाई RP इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V को कॉमन निकालो तो हमें निकलेगा क्या, V कैंसिल, तो यहाँ से निकलेगा 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, दैट मीन्स तीनों की रेजिस्टेंस की किस में कैसे हम निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पैरेलल। अब मान लो तीनों रेजिस्टर्स एक जैसे हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R, तो ये बनेगा डिनोमिनेटर सेम है 3 बाई R। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि RP हमें निकलेगा क्या R बाई 3। ये 3 रजिस्टर्स का, अगर हमारे पास n रजिस्टर्स होंगे विद सेम रेजिस्टेंस तो उसके निकले क्या निकलेगी RP इज इक्वल टू R बाई n। तो यहाँ से मैंने लिखा RP इज इक्वल टू R बाई n फॉर n रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। अब हम जो क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं कैसे आते हैं उनको देखते हैं।
फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले ए का देखते हैं। अब देखो ए और बी के दरमियान मुझे रेजिस्टेंस देखनी है। अगर यहाँ से करंट जाएगी तो इसके अक्रॉस ये सीरीज में कनेक्ट है, तो पहले इनका निकालेंगे 1 और 2 का। तो मैं लिखूंगा आर, यहाँ पे 1 2 मैंने सिंबल किस लिए रखा कि ये दो रेजिस्टर्स हैं। कितना निकलेगा 1 + 2, कितना आएगा 3। ठीक, अब इन दो के बदले मेरा एक ही रजिस्टर बन गया जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो अब मेरा ये टोटल जो पैरेलल में बनेगा, तो हमारे पास 3 एंड जो 1.5 ये क्या है पैरेलल में। तो 1/RP किसके बराबर आएगा 1/3 + 1/1.5। तो ये बनेगा 1/3 + 1/3/2, तो ये बनेगा 2/3। तो ये बनेगा 3/3, दिस इज 1। तो यहाँ से RP किसके बराबर आएगा 1 ओम। ओके, घबराना नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे आपको आराम से आएगा। अब हमें ए और बी के दरमियान देखने की रेजिस्टेंस कितनी है। यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। ठीक है, पहले इन दो को देखिए क्योंकि ये दो सीरीज में है। क्या है, ये दो क्या है सीरीज में। तो इनका रेजिस्टेंस कितना आएगा, सीधे इसका नाम रखता हूं मैं R1। 3 + 2 कितना बनेगा 5। ठीक है, अब इन दोनों के बदले एक ही रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम। इसी तरह जो यहाँ से करंट आई इसके साथ कनेक्ट होगी, तो ये दो भी क्या है सीरीज में है। तो इसके नाम रखते हैं R3। कितना 3 + 2, ये भी बनेगा 5 ओम। ठीक है, अब ये वाला कितना है R2 को नाम रखते हैं 1 ओम। तीनों पैरेलल में है कि अब ये इसके साथ कनेक्ट, इसके साथ कनेक्ट, ये इसके साथ कनेक्ट, दूसरा एंड ऐसे कनेक्ट कनेक्ट और ये ऐसे कनेक्ट। तो मेरा अब R जो पैरेलल में आएगा तो किसके बराबर आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/RP आएगा, R1 के बदले क्या मैं दूं 1/5 + R2 के बदले 1/1 + 1/5। इसको डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो आएगा 5/5। तो ये बनेगा 5 6 7/5। दिस इंप्लाइज RP आएगा क्या 5/7, क्योंकि यहाँ से 1/RP है तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे ये बनेगा 5/7। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सीरीज कौन सा है पैरेलल कौन सा है। अब इन दो सर्किट्स को देखते हैं। ए और बी के दरमियान हमें टोटल रेजिस्टेंस देखनी है। हमें पता है जो 6 और 6 ये क्या है सीरीज में है। ठीक, तो इनके टोटल कितना आएगा, जब सीरीज में होगा डायरेक्टली ऐड, तो ये बनेगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे जो नया रजिस्टर है ये 12 ओम का है और ये क्या है 6 ओम का है। अब देखो ये यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये बी के साथ कनेक्ट है, तो ये दोनों क्या है पैरेलल में। तो ए का आएगा 1/R पैरेलल = 1/12 + 1/6। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 1/12 + 2/12। तो ये बनेगा 3/12। 3 1 = 3, 4 = तो बनेगा 1/4। तो RP बनेगा कितना 4 है ना, 1/4। तो ये 1/4, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये बनेगा 4। बी पार्ट का देखो, ये और ये कॉमन पॉइंट को टच करते हैं। ठीक, तो दैट मीन्स ये और ये पैरेलल में है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है। ठीक, तो पैरेलल देखते हैं इन दोनों का। तो हमें पता है इनका 1/R1 लिखेंगे 1/6 + 1/6, तो ये निकलेगा 2/6। 2 1 = 2, 3 = तो R1 निकलेगा कितना 3। ठीक है, इसको कनेक्ट है इसके साथ 6 और 6, तो इनका भी सेम निकलेगा कितना R2 कितना निकलेगा 3। ठीक है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। अब जब इनको सीरीज में कनेक्ट तो R सीरीज निकलेगा R1 + R2, तो ये आएगा 3 + 3 कितना आएगा 6। ओके, तो टोटल इस जो पूरे सर्किट का है क्या है 6 ओम का। ठीक, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो ऊपर वाले दो क्या है, देखो यहाँ से करंट आई तो यहाँ से डिवाइड हो गई, तो दैट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको पैरेलल करता है। लेकिन पहले ये दो आपस में क्या है सीरीज में कनेक्ट है, ये दो क्या है सीरीज में कनेक्ट, इसी तरह ये दो क्या है सीरीज में कनेक्ट, फिर वो दो पैरेलल में है। इन दोनों का R1 नाम रखते हैं, इन दोनों का R2। तो R1 कितना आएगा 10 + 15, तो बनेगा कितना 25। R2 कितना आएगा 20 + 5 कितना आएगा 20। अब ये दो पैरेलल में हैं तो हमें लिखेंगे 1/RP = 1/R1 + 1/R2। 1/25 + 1/25, तो बनेगा 2/25। तो हमारा RP निकलेगा कितना 25/2। तो इसका आंसर है। सिंपल आपको देखना है कि पैरेलल कौन सा है, सीरीज कौन सा है और सॉल्व करना है।
ये आया था CBSE 2022 में, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ से करंट आई तो यहाँ से निकल गई, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको पैरेलल करता है, दैट मीन्स ये जो है ये इन दोनों के साथ पैरेलल है, लेकिन पहले ये आपस में सीरीज में है, ठीक है। 10 और 10 क्या है, सीरीज, तो इन दोनों के बदले R1 निकालते हैं। तो R1 अगर मैं 10 और 10 का निकालूंगा तो कितना आएगा, 10 + 10 कितना आएगा, 20, ठीक है। इन दो के बदले क्या है, 20, इसको मैं नाम रखता हूँ R2। अब आपको पता है R1 और R2 पैरेलल में है, तो हमें पता है 1/R12 मैंने नाम लिखा कि ये 1 और 2 को डिनोट करता है, 1/20 + 1/20 तो हो गया 2/20, तो कितना हो गया 1/10, तो हमारे इन दोनों का निकल गया कितना, 10 ओम का। अब देखो इन दोनों के बदले मुझे कितना निकला, R12 दैट इज 10। अब जो पूरा रजिस्टर है उसकी 10 ओम है, वो इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ इसके साथ, तो तीनों आ गए कैसे, सीरीज में। हमें पता है R सीरीज कितना है, तो इसके बदले 10 + R12 इन दोनों के बदले 10 प्लस लास्ट में जो ये वाला है इसका 20, कितना आया, तो ये 40 ओम का आया। ओके, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम कितनी है, तो हमारे पास है R1 = R2 = R3 = R4, कितना है, R सब का है 8 ओम। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो। तो पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हमें पता है R सीरीज = N टाइम्स R, N कितने हैं, N = 4 है ना, 4 रजिस्टर्स, तो ये बनेगा 4 × 8, 8 4 जार 32। अगर हम R पैरेलल में देखेंगे हमें पता है ये R/N के बराबर है, 8/4, तो ये बनेगा कितना, 2, ठीक है। रेशियो किसका ढूंढना है, RS/RP। अब हमें पता है RS/RP किसके बराबर होगा, 32/2 ओम, 2 1 जार 2 2 6 जार 12, तो ये बनेगा 16 ओम। ओके, बहुत ही सिंपल है। इफ RS एंड RP आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज परफेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम मिसिंग है, इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से V है, यहाँ से I है, ये क्या है RS, ये क्या है RP, ये दूसरी डायग्राम है, ये RP है, ये RS है, ये VI है। तो मैंने आपको बोला जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसका स्लोप ज्यादा होता है। यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, RS का, तो यहाँ पे RS ज्यादा है RP से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे RP ज्यादा है RS से, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, RP का। अब मुझे बताना है कौन सा ग्राफ सही है, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। देखो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे सब सेम रेजिस्टर है, पहले सीरीज में कितना आया 32, उन्हीं को जब मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया कितना रेजिस्टेंस आया 2 ओम, तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, सीरीज की, तो RS ज्यादा है किससे, RP से, तो ये वाला परफेक्ट है। अगर इसको उल्टे में रखा गया होगा, यहां से V यहां से I, ठीक है, तब ये वाला सही था, तब ये वाला सही था। V की तरफ किसका स्लोप ज्यादा है, किसकी चढ़ाई ज्यादा है, उसी की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। ओके, तो RS इज ग्रेटर देन RP, तो ये मैंने यहाँ पे ये डायग्राम परफेक्ट है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं 6-6 ओम के, ठीक है। ये बोलता है उनको हम कैसे कनेक्ट करें कि हमारी टोटल रेजिस्टेंस 9 में आएगी। देखो R1 = R2 = R3, सबकी रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम। अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करूं, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, टोटल कितना आएगा 18, लेकिन ये बोलता है कि आपको 9 आना चाहिए, कितना 9, तो मैं सर्किट को पहले सीरीज में कनेक्ट करता हूं, फिर 2 को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं। ओके, ये A पॉइंट है, ये B, मान लो ये 6 ओम का, ये 6 ओम का, ये 6 ओम का, ठीक। दिस R1 6, R2 6, R3, ये दोनों क्या है पैरेलल में, ठीक है, ये दो क्या है पैरेलल में। पहले पैरेलल में देखते हैं, तो आपको पता है इनके बदले क्या आएगा, RP = R/N, कितने हैं, तो 6/2, तो ये बनेगा 3, इनके बदले आएगा 3 रेजिस्टेंस, टोटल है 6, तो R टोटल कितना आएगा 6 + 3 दैट इज
9। ओके, तो आया 9 ओम। तो सर्किट को ऐसे एक सीरीज दो को पैरेलल में, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल। अगर इसने बोला 18 निकालना है तो ये तीनों सीरीज में कनेक्ट करने थे। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024 में आया था, इसको देखते हैं। ड्रा ए डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 4 ड्राई सेल्स 1.4 वोल्ट। तो ये बोलता है कि आपको सर्किट बनाना है, तो पहले में 4 बैटरीज को, ये एक बैटरी है, 2 बैटरी है, 3 है, 4 है। अगर एक बैटरी का 1.4 वोल्ट है तो 4 का कितना हो गया? ठीक है, तो यहां पे टोटल जो है 6 वोल्ट का है। ठीक, अब मेरे पास है कितने रजिस्टर? 3 रजिस्टर हैं, 2 ओम का, 6 ओम एंड 16 ओम। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पे 2 ओम का है, 6 ओम का है और 16 ओम का है। तो ये 2 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 16 ओम का है। ठीक, पुट एन एमीटर टू मेजर करंट इन द सर्किट। ये बोलता है कि इसमें एमीटर लगा, तो मैंने यहां पे एक एमीटर लगाया करंट देखने के लिए। ठीक, वोल्टमीटर अक्रॉस द 16, तो यहां पे एक वोल्टमीटर लगाओ 16 का। ठीक, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। यूज ओहम्स लॉ, करंट ढूंढो और वोल्टेज ढूंढो। पहले हम करंट ढूंढने के लिए हमें रेजिस्टेंस देखनी है। ठीक है, तो पहले पार्ट का ये तीनों सीरीज में है, तो आर सीरीज टोटल कितना आएगा? 2 + 6 + 16 कितना हो गया? 24 ओम। ठीक है, तो V कितना है? 6 वोल्ट। तो एक 1.5 है, तो 4 का कितना हो गया? 6 वोल्ट। तो I निकालना है, I = V/R, क्योंकि हमारे पास V = IR फॉर्मूला है, I = V/R। तो यहां से मैं लिखूंगा V6 का /24। तो ये कितना निकला? 6 1 तो 0.25, ये निकलेगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो इस सर्किट में इस जो एमीटर है इसमें करंट कितनी होगी? 0.2। अब हम इसके अक्रॉस ढूंढेंगे क्या? पोटेंशियल बी में। अब करंट कितनी है? क्योंकि करंट तीनों में सेम रहेगी, सीरीज में तो सेम रहता है। करंट कितना है? 0.25। ठीक है, आर कितना है? 16 के अंदर ढूंढना है, तो वी हमें ढूंढना है। तो V हमें ढूंढना है। तो V = IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो I कितना है? 0.25 × 16, तो ये बनेगा 25/100 × 16। 25 1 25 4 4 4 जार, तो ये निकलेगा 4 वोल्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसमें 3 आर्म्स है, RMA, RMB और RMC। तो पहला बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस RMA, इसके अक्रॉस देखना है। तो पहले पार्ट का आंसर है, ये तीनों सीरीज में है, तो हमें निकलेगा RA 5 + 15 + 20, तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 40 ओम का। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस RM B एंड C। आपको पता है जब यहां से करंट आएगी तो यहां से डिवाइड होगी, आधी यहां आधी यहां। तो B और C क्या है? ये आपस में पैरेलल में है। ठीक है, ये आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या है? तो पहले आपको RB निकालना है। RB क्या आएगा? तो पैरेलल देखने के लिए पहले ये तीनों क्या है? सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज में है, तो ये 3 सीरीज में है और ये 3 सीरीज में है। तो हम RB निकालने के लिए हमें निकलेगा 5 + 10 + 15, तो कितना आएगा? 30। इसी तरह RC ये भी सीरीज में है, तो हमें आएगा 10 + 20 + 30, ये आ गया 16। अब जो ये RB यहां से निकला, ये दोनों क्या है? ये दोनों पैरेलल में है। ठीक, अगर इसका 30 निकला, इसका निकला 60, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो हमें निकलेगा 1/RBC 1/RB + 1/RC। ओके, दिस इज 1/30 + 1/60। सो ये कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ये बनेगा 2/60 + 1/60, तो ये बनेगा कितना? 3/60। 6 1 6 2 0 जार, तो ये बनेगा कितना? 1/20। इसका मतलब जो हमारा ये RBC निकलेगा कितना? 20 ओम का। ओके, ठीक। तो अब हमें क्या थर्ड पार्ट क्या बताता है? डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर। अब यहाँ पे एमीटर है, इसमें करंट देखनी है, तो करंट देखने के लिए हमें पूरी रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो सी पार्ट में हमें करंट फाइंड करनी है। तो पहले हम आर टोटल को देखेंगे। अब हमें पता है ये वाला ए, पहले ये दो पैरेलल में, फिर इन दोनों का जो निकलेगा आर बी सी, जिसको आपने नाम रखा, तो आर बी सी इसके साथ सीरीज में है, तो आर टोटल निकलेगा किसके बराबर, आर ए प्लस आर बी सी। तो आर ए किसके बराबर है 40 प्लस 20 बन गया 60 ओम। ये टोटल है पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे V कितना है, तो V हमें पता है 6 वोल्ट, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना हमें I है, ओके। तो यहां से निकलेगा हमें V इज इक्वल टू आई आर, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहां से निकलेगा क्या 6/60 है ना, 6 है V, 60 है क्या 60, हाँ 40 20 60, तो ये है 6, तो ये बनेगा 6 1 6 10। तो यहाँ से I निकलेगा कितना 1/10 हो गया 0.1 एम्पियर, ओके। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, डिटरमाइन द करंट। अब दूसरे पार्ट में करंट फाइंड करनी है जबकि आरएम बी को विड्रॉ किया गया। अब हमें क्या किया गया, अब इस आरएम बी को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब हमें ये जो आरएम बी है इसको निकाल दिया गया, इसको निकाल दिया गया। तो हमारी टोटल रेजिस्टेंस किसकी है, अब इसमें और इसमें, तो हमारी टोटल रेजिस्टेंस है जो इसका और पार्ट है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, इसमें आर टोटल होगी किसकी, आर ए प्लस आर सी की। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 40 प्लस 60 हो गया कितना 100, ओके। तो इसमें करंट कितनी है आपको पता है पहली बार, क्योंकि सीरीज में करंट सेम निकलती है 0.1 एम्पियर। तो अब हमें V निकालना है, सॉरी V, इसमें जो I है वो कितनी है, सॉरी I निकालना है, V कितना है, तो यहां पे हमें V गिवन है, V कितना है 6 वोल्ट। तो I निकलेगा किसके बराबर V बाई R, तो ये निकलेगा 6/100, तो दिस इज 0.06। तो अब हमारे पास कितनी करंट आएगी, 0.06। चलो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, सेम सर्किट डायग्राम है। पहला बोलता है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहले पार्ट का सीधे आएगा, सीरीज में है तो ए बी के दरमियान आएगा आर ए बी इज इक्वल टू 4 + 6 + 16 हो गया कितना 26 ओम, ओके। सेकेंड पार्ट बिटवीन बी एंड सी। तो दूसरे पार्ट बी और सी के दरमियान ये वाला टर्मिनल है, ये दो पैरेलल है, तो आर पैरेलल आपको पता है R बाई एन। अगर सेम रजिस्टर दोनों 8 है तो मैंने फॉर्मूला यूज की, 8 बाई कितने रजिस्टर हैं 2, तो बन गया कितना 4 ओम, इसका 4 ओम है, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में कैलकुलेट करंट। तो करंट निकालने के लिए मुझे क्या देखना है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें पता है आर टोटल कितना है, तो आर ए बी प्लस आर पी। तो इनकी रेजिस्टेंस और इन दोनों की कॉमन, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल में थे, फिर नई रेजिस्टेंस बने उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो आर ए बी कितनी है 26 + 4 बन गई 30 ओम, ठीक। तो V कितना है, तो इसमें V गिवन है, इसमें V गिवन है कितना, V हमें गिवन है 6 वोल्ट का। निकालना क्या है, I निकालना है। हमें पता है I इज इक्वल टू V बाई R। तो V किसके बराबर है 6, R है 30, सो ये बनेगा 1/5, ठीक। तो ये निकलेगा I किसके बराबर है, जब डिवाइड करते हैं ये निकलेगा 0.2 एम्पियर। तो यहां से हमें करंट निकली क्या 0. ये एमीटर में करंट निकली 0.2 एम्पियर, ओके। अब हमारे पास नया टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमें पता है कि जब भी एक कंडक्टर में करंट चलती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो एक फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो यही जूल ने हमें कहा कि हीट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये कंडक्टर है, मैंने बैटरी ज्वाइन की, ये बोलता है जब भी करंट फ्लो होती है एक हाई रेजिस्टिव मटेरियल, हाई रेजिस्टिव होगा दैट मींस फ्रिक्शन ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी हीट डेवलप होगी, ठीक। तो इसमें जो मैंने करंट पास की वो कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में, हीट एनर्जी में, ठीक। तो
तो यही जूल ने दिया। जूल ने बोला जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो गई, तो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। ओके, तो हमें पता है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है, तो यहां से V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू V के बदले आई आर और Q। ठीक, अब हमें पता है करंट की डेफिनेशन I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि जितने चार्ज फ्लो होगा उस हिसाब से करंट निकले, तो क्यू लिख सकते हैं I इंटू टी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, आई इंटू आई, तो W निकलेगा क्या? आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में इसको थोड़ा सा लिख के रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कौन सी फॉर्मूला यूज की? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे कौन सा मैंने की? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ से मेरी जो वर्क डन निकली आई स्क्वायर आर टी। तो जितना वर्क डन होगा तो वो ही कन्वर्ट होगा किस में? हीट एनर्जी। इस W के बदले में क्या लिखता हूं? H। तो किस किस पे डिपेंड करता है? आई स्क्वायर आर टी। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर। जरा इस फॉर्मूला को यहाँ पे I के बदले वैल्यू दे दो, तो ये निकलेगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर कैंसिल, तो इसके फॉर्मूला ये भी है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। तो कहाँ कहाँ हम ये देखते हैं? आपको पता है हमारे घरों में इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जब हम आयरन के लिए क्या करते हैं? उसको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो हीट अप हो जाता है, क्योंकि उसमें हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है। हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह बल्ब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में। तो फ्यूज भी, ठीक है, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक मटेरियल होता है जो जिसमें क्या होता है, जो जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है। इन्हीं एप्लीकेशन, इसी कंसेप्ट पे हमारे एप्लीकेशंस काम करते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन है? पहला है फिलामेंट या इलेक्ट्रिक बल्ब। मैंने बोला इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। किनका? ये जो बल्ब है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें फिलामेंट में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? टंगस्टन। देखो, जब यहां से करंट चलती है हाई रेजिस्टिव हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये क्या करता है? इसमें ज्यादा करंट डेवलप होती है, तो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह दूसरा कंसेप्ट है फ्यूज। फ्यूज क्या है? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। आपने डेली लाइफ में सुना होगा घर में कि इसका फ्यूज सड़ गया, ऐसे खत्म हो गया। मान लो ये हमारे पास टीवी है, तो इस टीवी के अंदर एक ना फ्यूज होता है, वो ऐसे होता है, ऐसे। ठीक, तो जब मैंने इसको एक इलेक्ट्रिसिटी दी, करंट दी, तो इसको मान लो 220 वोल्ट पे ये काम करता है। तो ये होता है फ्यूज लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू दिस, फॉर एग्जांपल जो हमारा अप्लायंस होगा। तो इस फ्यूज की वजह से अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ गई, ये लो मेल्टिंग, तो ये सड़ जाता है। इसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वो बच जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो फ्यूज होता है एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। आई होप ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ आई है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टर्म। अब हमारे पास है जो टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक पावर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पावर? हम बोलते हैं इट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इन द सर्किट। हमने बोला कितनी वर्क हमने की, ठीक है, कितने टाइम में, उसी को हम कहते हैं पावर। दैट मीन्स अगर हम ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा पावर होगा सर्किट का, अगर कम वर्क करेंगे तो कम पावर होगा। अगर हमने ज्यादा वर्क किया कम टाइम में तो पावर ज्यादा होगा। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहां पे मैंने लिखा पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो W लिख सकते हैं V इंटू क्यू। तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, W लिख सकते हैं आई आर इंटू क्यू। तो आपको पता है Q किसके बराबर है? I इंटू टी, तो W लिख सकते हैं आई आर इंटू आई, दैट्स आई स्क्वायर इंटू टी। जिस तरह हमने पिछली इक्वेशन में पता है, हमें पता है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर
टी, जिसको हम हीट एनर्जी भी बोलते हैं। अब देखो इसको कैसे यहां से डिराइव करते हैं। आपको पता है पावर किसके बराबर है, वर्क डन बाय टाइम, ठीक। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू वर्क डन के बदले आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइड बाई टी, टी टी कैंसिल, तो यहां से निकलेगा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। अब मैं फिर से इसको डिराइव करता है। अब मेरे पास इक्वेशन है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना, ये वाली इक्वेशन। तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I किसके बराबर निकलेगा, V बाई आर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू V बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहां से क्या आएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू I के बदले V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर आर कैंसिल, तो हमें P निकलेगा किसके बराबर, V स्क्वायर बाय आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अगेन मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहीं से मैंने स्टार्ट किया पहले वाली इक्वेशन से, ठीक। अब मैं R को यहां से लेता हूं, अगर मैंने I इज इक्वल टू, तो यहां से मैं V इज इक्वल टू आई आर, तो R लिख सकते हैं V बाई आई, तो यहां से मैं P लिख सकता हूं आई स्क्वायर, R के बदले V बाई आई, आई एक आई कैंसिल, तो P लिख सकते हैं V इंटू आई। तो ये तीन इक्वेशंस है पावर, पहला है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, थर्ड इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर का यूनिट क्या है, वाट, पावर को हम वाट में मेजर करते हैं। एक वाट किसके बराबर होता है, हम बोलते हैं कि अगर हमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया 1 वोल्ट का, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो हमारा पावर कितना होगा 1 वाट। ओके, पावर कितना होगा 1 वाट। तो यहां से यहां पे 1 वाट इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जस्ट वेट। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई, इसका है वोल्ट और I का है एम्पियर, तो ये भी इसका यूनिट है। तो हम वाट तब बोलेंगे जब हमने क्या किया, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया सर्किट में, तो करंट डेवलप हो गई कितनी 1 एम्पियर की, तब हम बोलेंगे हमारे पास पावर जनरेट हुआ कितना 1 वाट का। जो हमारे घरों में यूज होता है उसको कहते हैं कमर्शियल यूनिट। क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट, और उसका दूसरा नाम है किलोवाट आवर। क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। इसी को हम यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट ऑफ पावर। ठीक, देखो 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट। ठीक है, 1 आवर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड्स, तो ये बनेगा 36 1 2 3 4 एंड 5 zeros। ठीक है, ये बनेगा 36 इंटू 10 पावर 5। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखता ये बनेगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो हमारा 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, या उसी 1 किलोवाट आवर को हम लिखते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो ये तीनों इक्वेशन आप याद रख लेना, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। अब हम इस पे थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि ए करंट 1 एम्पियर पासिस थ्रू रजिस्टर ऑफ 20 ओम। तो हमारे पास करंट कितनी है, हमारे पास करंट कितनी है 1 एम्पियर की। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम की। ठीक है, टाइम कितना है 1 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 1 इंटू 60। ओके, सॉरी 1 मिनट है 1 इंटू 60 हो गया कितना 60 सेकेंड्स। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड हीट H निकालना है। हमें पता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो ये निकलेगा किसके बराबर आई स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इंटू आर 20 इंटू टी, 6 इंटू 2 हो गया 1200 जूल। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम की। ठीक है, कनेक्ट अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, V कितना है 20 वोल्ट, टाइम कितना है 1 मिनट, कितना हो गया 60 सेकेंड्स। ओके, निकालना क्या है, हीट निकालनी है, हीट एनर्जी। तो हमें पता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या ये लगेगी, R तो है,
लेकिन यहाँ पर v है, हाँ ठीक, r नहीं है। तो हमारे पास दूसरी फॉर्मूला है h की, h हमारी दूसरी फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर बाई r इंटू टी। तो v स्क्वायर किसके बराबर है, 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20, r किसके बराबर है 20 इंटू 60, ठीक है, 20 कैंसिल, तो ये हो गया कितना 1200 जूल। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में रेजिस्टेंस 20 ओम की है, करंट 5 एम्पियर की है, ये बोल रहा है हीट कितनी है अगर हम उसको 30 सेकंड्स के लिए चलाएंगे। तो हमारे पास R कितना है 20, I कितना है 5 एम्पियर, ठीक है, T कितना है 30 सेकंड्स। तो H किसके बराबर आएगा, I स्क्वायर R T। तो ये आएगा 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, तो ये बनेगा कितना 25 इंटू 600, तो ये बनेगा कितना 15000 जूल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड इन वाट्स इन द रजिस्टर 2। हमें खाली इसमें देखना पावर कितना है, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए मुझे पहले करंट चाहिए, क्योंकि करंट हर जगह सेम होगी। तो करंट किसके बराबर होगी, I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है, तो V हमारे पास 6 वोल्ट है। R कितना है, टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना 1 + 2, क्योंकि ये सीरीज में है, तो ये बनेगा 6/3, तो ये बनेगा कितना 2, हमारी करंट 2। तो अब पावर किस में देखना है, खाली 2 ओम में, पावर इन 2 ओम। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। I कितना है, तो हम लिखते हैं 2 स्क्वायर। अब R कितनी है, खाली ये वाला रजिस्टर लेना है 2 ओम का, ठीक है। 2 2 2 4, 4 इंटू 2 हो गया 8 वाट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टेटिस्टिक्स यूनिट्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पावर की डेफिनेशन है P इज इक्वल टू W/D। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है वाट। ओके, ये पार्ट का डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो। कमर्शियल यूनिट क्या है, तो आपका कमर्शियल यूनिट जो है वो है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। उसी को हम कहते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, अब दूसरा पार्ट है इसका। इन ए हाउस 2 बल्ब्स ऑफ 50 वाट are used for 6 hours daily and a geyser of 1 kilowatt is used for 1 hour daily। ठीक है, तो हमारे पास 2 बल्ब है, तो उनका पावर कितना है 50 वाट, ठीक। उसका टाइम कितना है 6 आवर्स। दूसरा क्या है 1 गीजर, तो उसका पावर कितना है 1 किलो वाट। तो इसको वाट में कन्वर्ट करते ये बनेगा 1000 वाट। नेक्स्ट टाइम कितना है इसका 1 आवर, ठीक है। तो हमें पता है P इज इक्वल टू E/T, है ना। एनर्जी को वर्क डन में लिखते हैं वर्क डन बाई टाइम। तो यहां से E निकलेगा किसके बराबर P इंटू T। इसको E लिखो या H लिखो, ये कोई मसला नहीं है। पावर इंटू टाइम। अब हमारे पास 2 पावर है, किसका 2 बल्ब का और 1 गीजर का। तो यहां से निकलेगा 2P इंटू T हो गया बल्ब का, प्लस 1 पावर इंटू टाइम थ्रू गीजर। तो ये आएगा 2, इसमें कितना पावर है 50 इंटू टाइम कितना है 6 आवर्स का। ये 2 मैंने क्यों लाया, क्योंकि 2 बल्ब्स का यूज होता है, ठीक। तो यहां से प्लस करके 1 पावर कितना है इसमें 1000 वाट और टाइम कितना है 1। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 600, तो ये बनेगा प्लस 1000, तो कितना बना 1600, ठीक है, 1600 वाट आवर। अब मुझे देखना है कि टोटल एनर्जी इन 30 डेज। तो टोटल एनर्जी इन 30 डेज, क्योंकि हम ये कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं 30 डेज के लिए। तो ये निकलेगा 1600 वाट आवर इंटू 30, तो कितना निकला 48,000 वाट आवर। इस 000 के बाद लिख सकते हैं किलोवाट, तो लिख लीजिए 48 किलोवाट आवर। अब बिल कितनी आएगी, तो बिल का कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज पर किलोवाट आवर से है। तो बिल आएगी 48 किलोवाट आवर को कितने से करें मल्टीप्लाई 8 से, तो ये आता है कितना 384 रुपीज। ठीक है, हमें कीमत निकालना था कि इतनी वॉट्स का हमारी कीमत कितनी आएगी। अब हम चलिए अब हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले पार्ट में आप पावर की डेफिनेशन लिखोगे, ये आपको पता है, और इक्वेशन लिखोगे पावर इन टर्म्स ऑफ वी, आपको पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सेकेंड पार्ट
एन इलेक्ट्रिक ओवन डिजाइन्ड टू वर्क ऑन मेन्स वोल्टेज 220 कंज्यूम्स 11 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन 5 आवर्स। तो हमारे पास V है कितना, 220 वोल्ट का। तो हमारे पास जो पावर है वो कितना है, 11 यूनिट का। तो 11 यूनिट बन गया 11 किलो वाट आवर। तो टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 5 आवर्स। पहला पार्ट बोलता है फाइंड रेटिंग, फाइंड पावर रेटिंग। तो पहले पार्ट में हमें पावर ढूंढना है। तो पावर किसके बराबर होगा, हमें पता है P किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू W/T। तो यह बनेगा 11 किलो वाट आवर डिवाइड बाई 5 आवर। तो इसको मैं लिख सकता हूं किलो वाट के बदले 11,000 वाट, क्योंकि किलो वाट के बदले 1000 तो वाट ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इतने वाट में आएगा। नीचे 5 आवर्स आएगा। तो 5 इसको कैंसिल करते हैं, 5 2 are 10, ओके, 5 2 are 10, 0 0। तो ये बनेगा 2200 वाट। अगर किलो वाट में लिखते हैं ये बनेगा कितना, 2.2 किलो वाट। ओके, ये रखो या ये रखो, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बोलता है करंट ड्रॉन, करंट कितनी है। हमें पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू P/V। तो P कितना निकला, 2200। तो V हमारे पास कितना है, तो V है हमारे पास 220। तो ये कैंसिल हो गया, 2 1s are 0। तो यह बनेगा कितना, 10 एम्पियर। C रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज हॉट। तो जब ये चलेगा तो इसमें रेजिस्टेंस कितनी है, हमें पता है P इज इक्वल टू V²/R। तो फॉर्मूलाज को थोड़ा इधर उधर करना है, बाकी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से हम R लिख सकते हैं V²/P। V² कितना है, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2200, क्योंकि P का वैल्यू इतना है। तो ये आएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 2200, 0 0 कैंसिल, 22 कैंसिल। तो ये बनेगा कितना, 22 ओम। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। ये CBSE 2024 में आया था। मैं दुआ करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले वीडियो के लिए आप मेरा इंतजार करना और मेरे चैनल फिजिक्स डीप सी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।